क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको आज लेकर हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये वीडियो हमारा बड़ा कंसाइज रहने वाला है क्योंकि रिवीजन है हमारा, ठीक है। अब सवाल ये है कि रिसोर्स होता क्या है। तो रिसोर्स क्या है? एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी एंड ह्यूमन नीड्स, इट इज कॉल्ड, वो सेटिस्फाई करता है ह्यूमन नीड्स को। वो चीज जो प्रयोग में लाने लायक है और जो ह्यूमन की किसको नीड्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, दैट इज रिसोर्स। क्लियर है बेटा? बहुत सिंपल सी चीज है, जो चीज इंसान के जीने के तरीके को क्या बनाती है, आसान बनाती है और उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वही है रिसोर्स। क्लियर है? ठीक है। एग्जांपल क्या है? पानी एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स है ना, ह्यूमन मेड में क्या आ गया, मशीन आ गई, रोड्स आ गए, ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी रिसोर्स है, ठीक है। फ्लो चार्ट में देख लो, सिंपल से नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ये तीन तरीके के रिसोर्सेज हमारे सामने आते हैं। नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा बेटा? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड वाटर एंड सॉइल, ये भी तो रिसोर्स है। और ह्यूमन मेड में फैक्ट्री, चेयर, टेबल, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, हम तो नहीं, बेंच, सब कुछ, ठीक है। और ह्यूमन भी एक रिसोर्स है जिसको बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट के थ्रू रिसोर्स के तौर पर हम मानते हैं, ठीक है। एक इकोनॉमिस्ट हैं और एक बड़े अच्छे प्रख्यात व्यक्ति हैं, डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है। पता नहीं नाम सुना है नहीं सुना तुम लोगों ने। उन्होंने ही ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर या ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत बेटर अपनी कोटेशन और आर्टिकल वगैरह, थीसिस वगैरह दी थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसको हम रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके, क्या क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी यानी यूज के ऊपर, ऑनरशिप के ऊपर और स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। यानी रिसोर्सेज की अगर मैं टाइप की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, है ना, आपकी 4 तरीके के रिसोर्सेज हम देख पाते हैं। पहला ओरिजिन के ऊपर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी यानी उसके उपयोग के आधार पर। तीसरा जो हम देखते हैं बेटा वो क्या है, उसके ऑनरशिप के आधार पर कि वो क्या है, उसकी ऑनरशिप मालिकाना हक गवर्नमेंट का है, प्राइवेट का है, या दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। या चौथा जो होता है वो डेवलपमेंट के हिसाब से हम लेते हुए चलते हैं। ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन तो बायोटिक रिसोर्स होते हैं, है ना। बायोटिक नंबर 1 है इसका, और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक क्या है? रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, है ना। वो रिसोर्सेज जो कहां से मिलते हैं हमें बेटा? लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। वो कैसे एग्जांपल हैं? ओरिजिन के बायोटिक के एग्जांपल है वो, बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या है? फॉरेस्ट, फिशरीज, एनिमल एंड प्लांट्स। इज दैट क्लियर? देन व्हाट इज अबायोटिक? तो अबायोटिक वो है रिसोर्सेज फ्रॉम लिविंग, फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। यानी हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखा तो एक निकल के आया बायोटिक, दूसरा निकल के आया एबायोटिक। बायोटिक जो भी है वो लिविंग थिंग्स में से निकल के आएगा और एबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से निकल के आएगा। एग्जांपल के तौर पर एयर, वाटर और सॉइल आपके सामने है। इज दैट क्लियर बेटा? नंबर 2 हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी यूज के हिसाब से देख लेते हैं। कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन बाय नेचर, जो लगातार रिसाइकल हो सकता है या फिर रिन्यू हो सकता है ना, ध्यान रखना। इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर है? देन व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल? जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है ना। तो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन बाय नेचर। एग्जांपल के लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट एंड वाटर, ठीक है बेटा। जबकि नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा? एग्जिस्ट लिमिटेड अमाउंट में ये होता है, बहुत लिमिटेड होता है, यानी ये खर्च हो सकता है। पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब क्या है बेटा? ऑयल, है ना, ये सब लिमिटेड अमाउंट में, गैस, ये खर्च हो सकती है और ये रिन्यू भी नहीं हो सकती, रिवाइव इनको नहीं किया जा सकता, ठीक है। कैन नॉट बी रिन्यूड इन शॉर्ट टाइम, समय लगता है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स एक्सेट्रा। नंबर है 3rd ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब या तो ये कोई इंडिविजुअल चला रहा हो या फिर ये कोई कम्युनिटी चला रहा हो, यानी ग्रुप चला रहा हो, है ना। ओन्ड बाय इंडिविजुअल। कल का एजुकेशन कौन चला रहा है? इंडिविजुअल चला रहे हैं हम, कोई हमारे साथ तो नहीं है, ग्रुप तो नहीं है बहुत बड़ा, ठीक है, इसको इंडिविजुअल कहा जाता है। लेकिन वो कंपनी जो क्या रिसोर्सेज जो मतलब बड़े लेवल पे ग्रुप के थ्रू चलाए जाए, है ना, उसे क्या कहा जाएगा? कम्युनिटी। ओन्ड बाय कम्युनिटी, जैसे ग्रेजिंग, लैंड ग्रेजिंग और विलेज पॉन्ड वगैरह, तालाब वगैरह बनाना। अब गांव का जो तालाब है उसके ऊपर किसी एक का हक होता है? सभी का बराबर होता है। तो उसको साफ रखने की, बनाने की जिम्मेदारी किसकी? ग्रेजिंग लैंड जो होती है, चरवाहा जो एरिया है, वो किसके अंडर में होता है? किसी एक पर्टिकुलर का नहीं होता, सभी का होता है। और उसका रखरखाव भी सभी को बराबरी से करना चाहिए, सभी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नहीं होती बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। नेशनल का मतलब बेटा क्या हुआ? जो राष्ट्रीय हो, और इंटरनेशनल जो मतलब पूरी दुनिया का हो, जिसको देश के द्वारा संभाला जा रहा हो, जैसे जंगल, नदियां और मिनरल्स, ठीक है। इंटरनेशनल में जैसे ओशन, अंटार्कटिका क्षेत्र, जिसमें ओन्ड बाय 2 और मोर देन 2 कंट्रीज, जिस रिसोर्सेज को देखती हो, जैसे ओशन, है ना, इंडियन ओशन है, अरेबियन ओशन है, तो इसकी जिम्मेदारी, इंडियन ओशन की जिम्मेदारी किसकी है? इंडिया और इंडिया के नेबर कंट्रीज की, जो भी जैसे श्रीलंका, मालदीव, ये सब है ना, ध्यान रखना। अंटार्कटिका भी क्लियर है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरीके से, ठीक है। और चौथा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आ गया पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, 3rd है स्टॉक एंड 4th है रिजर्व। क्या डिफरेंस होते हैं रिसोर्सेज में? पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट नॉट येट यूज, जो पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं बट उसका उस तरीके से डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा है ना। जैसे विंड एनर्जी, वो घूम रहा है, पवन चक्की जो होती है विंड,
वो घूम तो रही है बट उससे क्या पैदा हो रही है, बिजली। तो यूज उस चक्की का है या बिजली का है, बिजली का है बेटा, जैसे है ना, याद रखना ये। तो ये पोटेंशियल रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज पैदा करते हैं। डेवलप रिसोर्सेज में बेटा जो सर्वेड होता है विद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे आयरन और कोल वगैरह निकालना, है ना, यानी बेसिकली हम इनको फॉर्म ऑफ एनर्जी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। लोहा, अब जेसीबी किससे बनी है, आयरन से बनी है, बट उसका यूज हो रहा है ना, किसका यूज हो रहा है, आयरन का तो यूज हो रहा है। कोयला, ट्रेन कैसे चलती थी पहले, कोयले से, तो क्या ट्रेन बिना कोयले के चल सकती थी, नहीं चल सकती थी। तो रिसोर्स यहाँ पे क्या है, कोल है ना, और लोहा भी है, क्योंकि ट्रेन में तो लोहे की होती थी। तो ये सारे के सारे डेवलप्ड रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज जिनको डेवलप किया गया है ना, जिनका यूज कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे हम ले लें ये लकड़ी, तो रिसोर्स पेड़ था, लेकिन इसको काट पीट के हमने टेबल बना दी या चेयर या बेंच बना दी, तो क्या हो गया, ये डेवलप रिसोर्स है हमारा ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे लोहा, पंखा, फैन, एसी, ये सब क्या है, डेवलप रिसोर्सेज है हमारे, ठीक है भाई। स्टॉक, रिसोर्सेज विच आर नोन बट कैन नॉट बी यूज फॉर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो बेटा स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम अपने पास रिजर्व करके रख सकते हैं। रिजर्व तो नहीं मतलब उसको हम प्रॉपर डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने ले रखा है हाइड्रोजन का, क्या हाइड्रोजन का आप डायरेक्ट यूज ले सकते हैं कहीं पे, नहीं, तो हम उसको क्या करते हैं, एज अ न्यूक्लियर पावर के तौर पर यूज करते हैं, समझ रहे हो। हीलियम, हाइड्रोजन, ये जो गैसेज है बेटा, इनको हम डायरेक्ट यूज में नहीं ला सकते, तो हम क्या करते हैं, अब मान लो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया आपने, अब बम तो फोड़ना नहीं है किसी पे, उसके रख रखाव पे भी खर्चा है, तो हमने क्या करा, उनको बॉम्ब में कन्वर्ट ना करके हमने उनसे क्या कर ली, एनर्जी निकाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो फॉर्म हो रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं लगातार, एनर्जी तो बनी रही है, तो उस एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं, परमाणु की जगह हम उसको परमाणु एनर्जी में यानी न्यूक्लियर एनर्जी में यूज करके हम अपना यूज में लाते हैं, ठीक है। जब उसको जरूरत पड़ेगी तब उसको एक्टिव कर दिया जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है भाई, ध्यान रखना। रिजर्व, पार्ट ऑफ स्टॉक विच कैन बी यूज्ड इन द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी बट नॉट यूज्ड, पेट्रोल इन फ्यूचर, हम उसको रिजर्व के तौर पर रख रहे हैं, है ना, इन फ्यूचर में हम उसका यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी डायरेक्ट यूज हमारे पास नहीं है। या फिर ऐसा कह लो हम पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए कंप्यूटर चलाने पेट्रोल का यूज है नहीं, बट पेट्रोल का यूज हम उस ट्रैवल के लिए कर रहे हैं जहां पे ये सारे कंप्यूटर लेके आए और जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चार टाइप्स के हमारे क्या आ गए बेटा, रिसोर्सेज क्या क्या हैं, ओरिजिन के हिसाब से, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से, और बहुत बढ़िया, क्लियर है, ओरिजिन के हिसाब से, बायोटिक एबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, इधर रिजर्व, क्लियर है, गुड। तो ये सारा का सारा आपको शॉर्ट में बता दिया गया है, ठीक है जी, चलें आगे। हाँ जी पूछिए। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, स्टॉक का आप डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। जैसे पैसा है, आपने अकाउंट में रख रखा है पैसा, तो वो पैसा आप बार बार निकालते हैं क्या, तो आपने वो पैसा रख रखा है, एफडी करा दी कैसे, तो एफडी समझते हो, फिक्स डिपॉजिट, आपने एक अमाउंट बैंक को दे दिया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो हो गया आपके पास स्टॉक कि इमरजेंसी पड़ेगी तब उसको तोड़वाऊंगा, नहीं तो वो रखा रहेगा। और एक पैसा होता है रिजर्व, जिसको हम अपने घर में रखते हैं, दूध लाना है, फलाना लाना है, राशन लाना है, बच्चों की फीस है, ये है वो है ना, तो वो हमारे लगातार खर्चे डायरेक्ट तो नहीं चलाता। अब जैसे दूध हमारे को चाहिए पीने के लिए, तो बेटा अब क्या हम उस पैसे का यूज करेंगे, नहीं करेंगे, जरूरत क्या है दूध की, लेकिन वो आ किससे रहा है, उस छोटे मोटे जो चिल्लड़ पैसा हमारे घर में रखे हैं उनसे आ रहा है। ऐसे पेट्रोल है, पेट्रोल का हम डायरेक्ट यूज तो नहीं कर रहे हैं, बट पेट्रोल अदर थिंग्स के लिए यूज में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो रिजर्व मींस जिसको हम छोटे छोटे लेवल पर यूज करते रहें, और स्टॉक मतलब जिसको हम एकदम इमरजेंसी के तौर पर ही इसको सिर्फ यूज में लाएंगे, ठीक है भाई। स्टॉक हमेशा नहीं यूज किया जाता, ठीक है, रिजर्व छोटे मोटे बनाए जाते हैं जिसका यूज कर लिया गया, फिर उसको दोबारा रिफिल करेंगे, फिर उसको दोबारा यूज में लाएंगे, ठीक है जी, क्लियर है। रिजर्व काइंड ऑफ पॉकेट मनी और स्टॉक काइंड ऑफ बर्थडे गिफ्ट जो साल में एक बार मिलता है, ठीक है। अब ठीक है भाई, क्लियर है, चलो हाँ जी, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। रिसोर्स प्लानिंग है कि रिसोर्सेज की प्लानिंग की जरूरत है। देखो बेटा मैंने आपको बहुत सिंपल सी बात मैं बताने वाला हूँ, ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। दो तरीके के रिसोर्सेज हैं, एक लिमिटेड है, एक अनलिमिटेड है। जो अनलिमिटेड है उनको तो आप यूज करते रहो, लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्या लगता है आपको उसको लेकर हमें प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसकी प्लानिंग नहीं करी और आज की डेट में उसको जरूरत से ज्यादा आपने यूज कर लिया, तो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, क्या वो उसको यूज कर पाएगी? तो कहीं ना कहीं उन लोगों को तो दिक्कत आएगी ना। जैसे पानी है, पानी बहुत लिमिटेड है हमारे पास, कहने को तो पृथ्वी नीला ग्रह है, 6th क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको, बट उसमें पानी पीने लायक कितना है? 2%, 2% है मान लेते हैं। तो अब 2% से भी कम है, बट 2% मान लेते हैं। अब सोचो 98% ऑफ वाटर जो है वो पीने लायक नहीं है, 2% उसमें पीने लायक है। अब अगर उसको नहीं बचाया जाए तो क्या लगता है बिना पानी के रह सकते हो आप? तो आपके पास ही जवाब है आपके सवाल का, ठीक है। इंडिया हैज अ लार्ज पॉपुलेशन बट लिमिटेड रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि किसी के पास कुछ ज्यादा ही है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, वो है ना। जैसे पैसा, क्या लगता है जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है सही है? बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि पैसा किसी के पास जरूरत से ज्यादा हो गया और एक वो व्यक्ति है जिसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, तो क्या लगता है इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? और जिस भी देश में अमीर और गरीब के बीच का जो गैप बढ़ने लगता है बेटा, वो सबसे खतरनाक होता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन दोनों गैप को मेंटेन रखना किसका काम है? गवर्नमेंट का। जिसकी ज्यादा हो रही है उसके ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे और जिसकी कम हो रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको सब्सिडी, छूट दी जाएगी। फ्री राशन, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, क्या है ये? फ्री यात्रा। तो ये हम छूट दे रहे हैं उसको, ताकि वो अपनी जिंदगी एक बेहतर तरीके से जी सके, क्योंकि हक दोनों का जीने का है, अमीर का भी और गरीब। और ये कौन इंश्योर करेगा? गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। ठीक है। डिस्क्रिमिनेटेड यूज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट लीड टू देयर डिप्लीशन। डिप्लीशन मीन शोषण। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। प्रॉपर प्लानिंग इंश्योर द ऑप्टिमम यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। बता चुका हूं मैं आपको, प्रॉपर प्लानिंग में चलेंगे तो अच्छे से हम यूज कर लेंगे उसका, फॉर बेटर है ना, बेस्ट यूज कर सकते हैं। प्लस अपकमिंग सोसाइटी के लिए भी वो चीज बहुत हमारे लिए क्या होगी, फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, मीनिंग तो क्लियर हो गया, ये हो गया क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? इसी प्लानिंग को ही ऑब्जेक्टिव कह सकते हो आप। ठीक है जी। आइडेंटिफाई करना, रिसोर्सेज का पता लगाना। अगर रिसोर्सेज प्लानिंग करनी है हमें तो कैसे प्लानिंग करोगे? सबसे पहले हमें पता तो लगाना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में हमारे पास रिसोर्सेज है कितना। मम्मी घर पे सब्जी बनाती है तो सबसे पहले फ्रिज में जाकर देखना पड़ता है ना कौन सी सब्जी पड़ी है फ्रिज में, तभी तो बनाओगे। तो सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर, अब जैसे जनगणना चल रही है तो रिसोर्सेज की प्लानिंग भी ऐसी चल रही होगी। ठीक है, सबसे पहले पता लगाया जाएगा कि इंडिया के अंदर कितना तेल है, कितना पेट्रोल है, कितना लोहा है, कितना बॉक्साइट है, कितना एल्यूमिनियम है, कितना स्टील है, कितना क्या है, उन सबको नंबर में लिखा जाएगा किस स्टेट के पास कितना है। फिर उसके बाद उसका यूज क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनती है। ठीक है जी। यूज रिसोर्सेज इज प्लान एंड ऑप्टिमम मैनर। उस रिसोर्सेज का, इस सभी रिसोर्सेज की गिनती करने के बाद उसकी इस तरीके से प्लानिंग की जाती है कि उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कम से कम रिसोर्सेज से मिले। सपोज करो हमारे पास कोयला है, कोयले का क्या यूज हो सकता है हमारे साथ? माइनिंग्स में यूज होता है, रिफाइनरी में हम यूज कर सकते हैं, है ना। या फिर लोहा ले लो तो लोहे की सबसे ज्यादा जरूरत आज की डेट में कहां पे पड़ रही है, किस सेक्टर में पड़ रही है? और रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ब्रिजेस, है ना। तो अब हम क्या सारा लोहा उठा के ट्रेन में घुसेड़ देंगे? नहीं ना, फिर बाकी चीजें तो रुक जाएंगी ना भाई। तो हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग ऐसे करनी है। फिर लोहे की भी हम कैटेगरी बांट देते हैं, भारी लोहा, हल्का लोहा, सही लोहा, प्योर लोहा, थोड़ा मिक्सर लोहा, इस तरीके से हम बांटते हैं, है ना। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इस तरीके से बांटा जाता है लोहे को भी। ठीक है। इसके बाद पहले हमने आइडेंटिफाई करा, दूसरा हमने उसका प्लानिंग करी, तीसरा इंश्योर करना है कंजर्वेशन को और सस्टेनेबल यूज को। बचाते हुए इस तरीके से यूज करना है संसाधनों को कि उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर हम यूज ले सकें, विच मींस कि उसका लंबे समय तक हम उपयोग कर सकें, जिसका आनंद चल रही पीढ़ी और आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी ले। फॉर एग्जांपल मेट्रो, लोहा यूज हुआ है, लोहा मींस अच्छी क्वालिटी का लोहा, स्टील यूज हो रहा है ना। अब मेट्रो की एज क्या है? लगभग 100 साल, 80 साल। तो इसमें क्या होगा, हम तो यूज कर ही रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी यूज कर लेगी उसको, है ना। तो रिसोर्स का डेवलपमेंट तो यही होता है बेटा, जिसको इस तरीके से हम यूज करें कि उसका आने वाला जनरेशन भी यूज कर सके। ठीक है जी। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। रिसोर्सेज ज्यादा ज्यादा किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि इंसान की लाइफ को बेटर किया जा सके। पहले साइकिल आई, फिर बाइक, स्कूटर आया, फिर बाइक आई, अब क्या आई? इलेक्ट्रिक बाइक आई। इलेक्ट्रिक बाइक का बहुत फायदा है ना। क्या फायदा है? फ्यूल सस्ता, फ्यूल बचा, एनवायरमेंट बचा, स्पीड अप हो गया, चीजें आसान हो गई और स्कूटी की स्पीड भी कंट्रोल में आ जाएगी। बस आपको क्या करना है? चार्ज करना है। फिलहाल बिजली तो सस्ती है पेट्रोल के मुकाबले, नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है जी। यही स्टेप्स हैं प्लानिंग के। क्या है? आइडेंटिफाई करना चीजों को, हमारे पास कितना इन्वेंटरी या लॉजिस्टिक पड़ा है, फिर उसको प्लानिंग करना किस तरीके से हम इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं इन चीजों का, जिसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिले, फिर चीजें उसको इंप्लीमेंट कर देना, एग्जीक्यूट कर देना और उसका फिर रिजल्ट देखना और रिजल्ट में जो कमियां रह गई हैं फिर उन कमियों को सुधारना। यही काम होता है रिसोर्स प्लानिंग का। और इसके लिए हमारे इंडिया में कौन है? प्लानिंग कमीशन। और रिसोर्स के लिए ऐसे ही प्लानिंग कमीशन, उसके लिए रिसोर्स के लिए भी वही काम करता है। ठीक है जी। जिसको फिलहाल अब क्या कहते हैं? नीति आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है जी। ओके, ये फ्लो चार्ट हो गया आपका। आगे चलें। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नीड्स ऑफ कंजर्वेशन बेटा हम पढ़ चुके हैं ये, नहीं, ठीक है। नीड्स तो हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिविटी भी हम पढ़ चुके हैं। सीधा हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। इसको मेजर कैसे करेंगे? सबसे पहले सस्टेनेबल यूज करना सीखेंगे हम। चीजों को हम क्या करेंगे? लंबा यूज करेंगे, टिकाऊ तौर पर यूज करने की हम कोशिश करेंगे। नंबर 2 क्या है? 3R मॉडल अपनाएंगे हम। क्या? 3R, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ठीक है, ये बार बार हम करते हैं। 3R मॉडल जो होता है, इससे क्या होता है बेटा? कोई भी चीज खराब होने से बच जाती है। ठीक है, पेट्रोल वेट्रोल इन सबको क्या करना है? रिड्यूस करना है। जो चीजें हैं पेपर वेपर उनको क्या करना है? रिसाइकल करना है। ठीक है, और उसका जब चीजें हमारे सामने वापस आते हैं हमें बार बार उसको रीयूज करते रहना है। ठीक है जी। एफॉरेस्टेशन यानी ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? पेड़ लगाने हैं। इस तरीके से हम बचा सकते हैं रिसोर्सेज को। प्लांटिंग मोर ट्री हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल मींस
एनवायरमेंट, बैलेंस एंड कंजर्व सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू हेल्प द एफिशिएंट रिसोर्सेज एंड रिड्यूस द वेस्टेजेस, है ना बेटा। आपने देखा होगा कूड़े के डब्बे अलग अलग बना दिए जाते हैं, अलग अलग रंग के, उसको पढ़ा करो, देखा करो, ब्लैक, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, इस तरीके से कलर बनाए गए डस्टबिन के, जिसमें हमारे वो रिसोर्सेज के तौर पर हम उनको, अगर जो चीज़ रीयूज होने वाली है उनको रीयूज कर लें, जो डेंजरस उसको फटाफट खत्म करें, ठीक है। क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो सकती है, घातक हो सकती है। इसके अलावा अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना एनवायरमेंट बचाओ, उनको सिलेबस के अंदर ऐड करना है चैप्टर के रिसोर्स के तौर पर, तभी तो पढ़ोगे, तभी तो बढ़ोगे, तभी तो समझोगे। फिर लॉ एंड पॉलिसी बनाना, फिर भी बहुत से लोग नहीं मानते, निकम्मे पेड़ काटते रहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ता है, कुछ नियम कानून नीतियां पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ती है जिसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, ठीक है। और जो पेड़ काटता हो दिख जाए आज की डेट में, उसका क्या हाल करेगी गवर्नमेंट, पता चल जाएगा। एनजीटी एक बोर्ड है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो इसी चीज को ही देखती है, कहाँ पेड़ काटा जा रहा है, क्या काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है और क्या सजा देनी है, ठीक है जी। तो ये आ गए आपके कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ठीक है जी। जैसे बेटा अब वेस्टेज वगैरह अवॉइड होती है, प्रिवेंट हो जाते हैं हम एक्सप्लॉयटेशन से, ये सारी चीजें हैं। सेम चीजें शॉर्ट में लिखी हुई थी। लैंड रिसोर्सेज क्या है, अब अगर देखें लैंड रिसोर्सेज, तो इंपॉर्टेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज क्या है, फूड एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो जाती है। इट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग के लिए, है ना, खेती के लिए, जंगल के लिए, और माइनिंग के लिए, इंडस्ट्री और सेटलमेंट के लिए होता है। इसके अलावा ह्यूमन लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती है जमीन के थ्रू, है ना, इसलिए हम लैंड को रिसोर्स मानते हैं। और बेसिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का किसकी वजह से होता है, जमीन की वजह से, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग्स फिजियो, मतलब वो फैक्टर्स की कोई भी जमीन अच्छी और बुरी है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वहाँ की फिजियो ज्योग्राफी से या फिजियोग्राफिक्स से, कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, मतलब जलवायु कैसी है, वहाँ का जमीन उबड़ खाबड़ है कैसी है, वहाँ पे नदियाँ हैं नहीं है, वहाँ का जंगल कैसे हैं, इस पर डिपेंड करता है। नंबर 2 ह्यूमन फैक्टर्स, वहाँ की पॉपुलेशन का प्रेशर क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेड तो नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है या शहरी है, इस तरीके से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी देखना जरूरी है। सपोज करो गाँव की जो जनसंख्या है, तो गांव की जनसंख्या जो होगी वो कैसी जनसंख्या होगी, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन होगी बेटा, वो तो वो जमीन को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकती है। लेकिन जब हम अर्बनाइज्ड एरिया में आते हैं, शहरी एरिया में आते हैं, तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर क्या होती है, इंडस्ट्री होती है, कंपनियां होती हैं, और जो अपना वेस्टेज निकाल कर नदियों में और जमीनों पर डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जमीन की जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपना होता है, वो सब क्या होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, फॉरेस्ट लैंड, जंगल की, नेट्स ऑन एरिया, ठीक है, अभी पढ़ते हैं इसको, वेस्ट लैंड, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड और अदर लैंड। 5 तरीके से हमने इसकी कैटेगरी बांट दी है। वो लैंड जो कवर्ड होती है फॉरेस्ट एंड ट्री से, वो क्या कहलाती है बेटा, फॉरेस्ट लैंड। वो लैंड जो बोया गया क्षेत्र इसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये वो लैंड होती है, ठीक है, नेट्स ऑन एरिया बोलते हैं। वेस्ट लैंड ये वो लैंड होती है जो कल्टिवेटेड नहीं होती है, मतलब जो खेती के लायक नहीं होती, उसे वेस्ट लैंड हम कहते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड वो लैंड होती है जिसपे खेती ना होती हो बेटा, जिसपे हॉस्पिटल, सड़क वड़क, बिल्डिंग ये बनती है, वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी। और 5वीं लैंड वो लैंड है जो ग्रेजिंग लैंड के तौर पर हम जिसको यूज कर सकते हैं ना, यानी जिसका कोई वैसा यूज नहीं है, वो नॉर्मल लैंड के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। लैंड रिजर्व रिसोर्सेज को अगर हमें रोकना है, कंजर्व करना है, तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। जो खेती करनी है वो हमें सीढ़ीनुमा खेती करनी है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी। ओवर ग्रेजिंग करने से हमें रोकना है, जरूरत से ज्यादा जानवर लोग ना चर जाएं, इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे कहीं पे फसल खत्म हो गई है तो वहां से हटा के कहीं और उनको ग्रेज कराया जाए, और ताकि इसमें यहाँ पे घास आने में थोड़ा मौका मिल जाए। प्रॉपर इरिगेशन करना, ओवर इरिगेशन को अवॉइड करना, जरूरत से ज्यादा सिंचाई करना भी कई बार खतरनाक होता है। गमले में जरूरत से ज्यादा पानी डाल दो, बढ़ेगा या मरेगा, तो मर जाएगा पौधा, ठीक है। और सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बार बार मेंटेन करना, देखते रहना कि वो जमीन उस लायक है या नहीं है वहां की मिट्टी, ठीक है बच्चों। लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न ऑलरेडी आपके सिलेबस का हिस्सा है ये, ठीक है, वही है, रिपीटेड है सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं। इसका यूज है फॉरेस्ट के तौर पर, कल्टीवेशन के तौर पर, अनकल्टिवेटेड और वेस्टलैंड और नेट्स ऑन एरिया हम पढ़ चुके हैं। कितना कितना परसेंट हमारे इंडिया में है, ठीक है, 23%, 7%, 5%, 4% और 61% हमारे पास क्या है, बोया हुआ क्षेत्र है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। ये आपका फ्लो चार्ट है, इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम ये चलता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बताइए, नहीं है, ठीक है। पढ़े, ठीक। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसको मृदा अपरदन कहते हैं बेटा, और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो लैंड डिग्रेडेशन मींस द प्रोसेस इन विच द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डिक्लाइन ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी जो बेटा जमीन की जो परत है वो खेती के लायक नहीं रह पाती है ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। जरूरत से ज्यादा बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो क्या हुआ, वो उपजाऊ रही, तो इससे जमीन का जो उपजाऊपना होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। क्या हो गया बेटा, चेहरे देखो सभी के सभी अपने, ठीक है। कैसे रोका जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, पशुओं को रोककर, जरूरत से ज्यादा चराई ना करवाकर, वहां पर ग्रेजिंग ना करवाकर, और टेरेस फार्मिंग करना, ठीक है बेटा, सीढ़ी बनाकर फार्मिंग करना। ये कहाँ पे होती है, ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, क्लियर है।
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। लास्ट चैप्टर है, मतलब सॉरी लास्ट टॉपिक है हमारा, इसको कवर करते हैं फिर खत्म करते हैं चैप्टर को। सॉइल एज अ रिसोर्सेज, ठीक है, सॉइल क्या है हमारे पास एज अ रिसोर्सेज, तो इसमें हम सॉइल फॉर्मेशन देख रहे हैं और सॉइल का प्रोफाइल देख रहे हैं, ठीक है जी। सॉइल क्या है, सबसे पहले क्या होता है, पेरेंट रॉक होता है, चट्टान होती है, उसमें बारिश पड़ती है और धूप पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें आपस में टकराव होता है और टूट फूट होती है, ठीक है जी। फिर एक तो ये है टूटने से, फिर जो सॉइल है उपजाऊ है नहीं है, टूटने फूटने के बाद क्या होता है, बारिश आ जाए या धूप निकल जाए, बारिश आ जाए या धूप निकल जाए, जिससे क्या होता है, जमीन की जो मिट्टी होती है उसकी परत दर परत बनती है और बिगड़ती चली जाती है, ठीक है जी। इसके अलावा वहाँ की जमीन, वहाँ का लैंड कैसा है, स्थलाकृति, मिट्टी के ऊपर ये भी मैटर करती है। जैसे सपोज करो प्लेन एरिया है हमारा, मैदानी क्षेत्र है हमारा एरिया, तो यहाँ की जमीन जो कि उपजाऊ होगी। पहाड़ी जो एरिया होगा बेटा, क्या वहाँ की जमीन उपजाऊ होगी, मिट्टी उपजाऊ होगी, नहीं होगी, है ना। इस तरीके से इसको समझना। और फिर यहाँ के जंगल भी मैटर करते हैं, जहाँ पे जंगल हरे भरे होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ की मिट्टी भी ज्यादा उपजाऊ होगी, है ना। और फिर समय मैटर करता है, टाइम। सॉइल फॉर्मेशन टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये ध्यान रखना, पहली लाइन है आपके एनसीईआरटी में, हजारों साल लगते हैं मिट्टी की छोटी सी परत बनने में, सेंटीमीटर ऑफ परत बनने में, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल, इसकी लेयर क्या क्या होती है, टॉप लेयर को हम कौन सा बोलते हैं, ध्यान रखना। इसमें ये किसके लिए, ऑर्गेनिक मैटर्स के लिए बहुत ज्यादा, यानी खेती के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है। फिर है जो टॉप सॉइल होती है, मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है। इसके बाद बी, सी, ध्यान रखना, बी में क्या है, कुछ मिनरल्स होते हैं लेकिन वो उपजाऊ में कम होती है, ठीक है। और सी क्या है, पेरेंटल मटेरियल होता है, जिसके अंदर क्या, जिसमें से वो मिट्टी बनी है टूट फूट के, वो सारी परतें नीचे होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरीके से शॉर्ट में अगर बोलूँ, सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्म्ड बाय नेचर फैक्टर्स ओवर अ टाइम एंड इट हैज डिफरेंट लेयर दैट हेल्प द प्लांट ग्रोइंग, यानी फॉर द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। फिलहाल के लिए चैप्टर में इतना ही था, चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है ये, ठीक है। रिवीजन आपका हो चुका है, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। और आपको भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और हो सके तो अपने डाउट्स वगैरह कमेंट में लिख के जाएं। थैंक यू।